हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि चैप्टर 3। और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं वेग नियम या वेग व्यंजक, रेट लॉ। ठीक है ना। वेग नियम क्या होता है या फिर वेग व्यंजक क्या होता है। उसके बाद जो वेग स्थिरांक होता है, तो वेग स्थिरांक हम किसे कहते हैं और वेग और वेग स्थिरांक में अंतर क्या होता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वेग नियम पर कि वेग नियम क्या होता है। ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। हेडिंग लगाएंगे वेग नियम। वेग नियम या करके इसको बोलते हैं, या वेग व्यंजक। ठीक है, वेग नियम या वेग व्यंजक। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों रेट लॉ। क्या बोलेंगे इसको? रेट लॉ। ठीक है, वेग नियम। तो वेग नियम, तो बात करते हैं बच्चों वेग नियम। वेग नियम होता क्या है, कहते कैसे आखिर में वेग नियम। ठीक है ना। देखिए, जो किसी अवक्रिया का वेग होता है वो अवकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अवकारक आपका एक है या दो है, जितना भी है ना, उन सबके मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है किसी भी अवक्रिया का वेग बच्चों। अवक्रिया का जो वेग होता है वो एक प्रायोगिक वैल्यू होती है, अर्थात प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किस अवकारक के मोलों की संख्या कितनी लगती है किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेग नियम की डेफिनेशंस को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो पहले इसकी प्रारंभिक जानकारी को लिखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए, किसी अवक्रिया का वेग अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती समानुपाती होता है। ठीक है ना। मान लिया कि कोई अवक्रिया हमारे पास है, माना कि अवक्रिया है हमारे पास बच्चों ए प्लस बी एरो, कोई प्रोडक्ट बनना है। क्या बनना है? कोई प्रोडक्ट बनना है बच्चों, उत्पाद बनना है। ठीक है ना। और यहां ए के मोलों की संख्या हमने n1 ले ली। कितनी ले ली? n1। और बी के मोलों की संख्या ले ली हमने n2। ठीक है, ए के मोलों की संख्या n1 और बी के मोलों की संख्या n2 ले ली। अब यदि हमें अवक्रिया का वेग निकालना है बच्चों, तब क्या करेंगे? तो अवक्रिया का वेग, अवक्रिया का वेग ये समानुपाती होगा बच्चों ए की घात x मान लेंगे और b की घात क्या मान लेंगे? y। b की घात क्या मानेंगे? y मानेंगे। अब यहां पे देखो, हमने x माना है जबकि a के मोलों की संख्या n1 थी, b की घात y माना है जबकि b के मोलों की संख्या n2 थी। क्यों माना है? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि a के जितने मोल लिए गए हैं उतने मोल अवक्रिया कंप्लीट होने में लग रहे हों। ठीक है ना। और b के जितने मोल लिए गए हैं, क्या उन मोलों की संख्या पर अवक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है? ये जरूरी नहीं है। ये प्रायोगिक वैल्यू होती है बच्चों, जो प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित होती है कि ए और बी दो अवकारकों से मिलकर के अवक्रिया कंप्लीट हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ए के कितने मोलों की संख्या पर अवक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है और बी के कितने मोलों की संख्या पर अवक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है। हो सकता है
कि जितने मोल लिए हैं उन्हीं मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा हो सकता है कि अगर बी के हमने 4 मोल लिए या 5 लिए तो 3 मोलों पर निर्भर कर रहा हो और ए के 4 मोलों पर निर्भर कर रहा हो, है ना। ये तो बेटा प्रायोगिक वैल्यू है जो प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित होती है, ठीक है ना। इसलिए x और y मानेंगे यहां पर हम इनके सांद्रता पदों की घात। अब ये x और y के मान n1 और n2 के समान भी हो सकते हैं और इनसे अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी अपक्रिया में जितने मोल लिए हैं उतने ही मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा हो अपक्रिया का वेग, और ऐसा भी हो सकता है कि जितने मोल लिए हैं उनमें से किसी एक अपकारक के कितने कम या ज्यादा मोल लग सकते हैं और दूसरे अपकारक के कम या ज्यादा मोल लग सकते हैं या पूरे मोल लग सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रयोग करने के बाद ही पता चलता है बच्चों, ठीक है। ये कोई सैद्धांतिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे एक आपने नियम पढ़ा था कक्षा 11 में, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम जो वैज्ञानिक गुलबर्ग और बागे ने दिया था, वो बेटा सैद्धांतिक वेग को देता है, सैद्धांतिक वेग बताता है। अब किसी अपक्रिया का सैद्धांतिक वेग के बारे में जानकारी देता है, जबकि ये जो वेग है ये प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, ठीक है ना। ये प्रायोगिक वैल्यू को निकाल के देता है जो वेग नियम है, इससे किसी अपक्रिया का प्रायोगिक वैल्यू पता चलता है, ठीक है। तो यहां हम x और y के मान जो आएंगे वो n1 और n2 से अलग भी आ सकते हैं और इसके समान भी आ सकते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल देख लें कि यदि आपकी कोई फैमिली है, ठीक है ना, और आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं। और 5 मेंबर कितनी फैसिलिटी से रह सकते हैं परिवार में, कितना अच्छा खाना खा सकते हैं, कितने अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, या फिर टूर पर कितनी अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हैं, ये निर्भर करता है बच्चों। क्या 5 पर निर्भर करेगा या किसी एक पर निर्भर करेगा या 2 पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो हम देखने के बाद बता सकते हैं कि उस फैमिली में अगर कोई मेन गार्जियंस एक है जो उस पूरे परिवार का खर्चा लेके चल रहा है, ठीक है ना, तो उसका जो वेग डिपेंड करेगा वो एक पर डिपेंड करेगा। बेशक हमें देखने में उस फैमिली में 5 मेंबर दिख रहे हैं कि 5 मेंबर हैं, तो अपक्रिया का वेग 5 पर डिपेंड करना चाहिए। तो 5 पर डिपेंड कब करेगा? जब वो 5 खर्चा वहन कर रहे हो, उस परिवार का 5 कमा रहे हो, ठीक है ना, तब 5 पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो कितना अच्छा खा सकते हैं, कितना अच्छा पहन सकते हैं, कितने अच्छे टूर पर जा सकते हैं, है ना, ये सारी बात होगा। अगर उनमें से कोई एक मेंबर पूरे फैमिली का खर्चा उठा रहा है, पूरी परिवार को लेकर चल रहा है, तो फिर अपक्रिया का जो वेग है वो एक पर ही निर्भर करेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हमें जो रिएक्शन का प्रायोगिक वेग है ना, प्रायोगिक मान है, वो कब पता चलता है? प्रयोग के बाद। तो ये एक प्रायोगिक वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देंगे। अब वेग को हम आर से डिनोट करते हैं, किससे? आर से। तो आर बराबर dx अपॉन dt भी होता है, ठीक है, बराबर यहां पे हटाएंगे तो समानुपाती स्थिरांक आता है k, और a की घात x और b की घात y, b की घात y, ठीक है ना। अब यहां हम लिख सकते हैं कि x और y के मान, जहां x, y के मान n1 व n2 के समान भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, और n1 व n2 से भिन्न भी, भिन्न माने अलग, ठीक है ना। तो n1 n2 के मान, x और y के मान n1 और n2 के समान भी हो सकते हैं और उनसे अलग भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये एक प्रायोगिक वैल्यू होती है। अब यहां पर आया है k, क्या है? k, ठीक है ना। तो अभी हम इसको स्पष्ट करके इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं दोबारा से, ठीक है ना। यानी अपक्रिया का वेग अवकारकों के मोलर सांद्रण की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देते हैं इसकी परिभाषा को। अतः ठीक है, वह व्यंजक
जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है वेग नियम कहलाता है। वेग नियम या वेग व्यंजक कहलाता है। यह प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो किससे प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है बच्चों। तो ये तो हो गया आपका वेग नियम। अब यहाँ पर क्या आया है, एक जहां के क्या आया है यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम, जहां ये जो है आपका r बराबर कितना आया है के और a की घात x और b की घात y। तो ये तो आपका एक वेग नियम का समीकरण आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम जहां के क्या है, वेग स्थिरांक या वेग गुणांक या विशिष्ट वेग स्थिरांक, इसके बहुत सारे नाम है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद इस विशिष्ट वेग स्थिरांक की क्या डेफिनेशन हम बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों विशिष्ट वेग स्थिरांक की। हेडिंग लगाएंगे विशिष्ट वेग स्थिरांक या वेग स्थिरांक। ठीक है ना, विशिष्ट वेग स्थिरांक या फिर वेग स्थिरांक एक ही बात है। तो देखो हमने अभी एक रिएक्शन ली थी, एक अभिक्रिया ली थी कि A प्लस बी एरो क्या बनना था, प्रोडक्ट। ठीक है, इसके मोल लिए थे हमने N1 और इसके लिए थे N2। अब यहां से हमने अभिक्रिया का वेग निकाला था R बराबर के और A की घात क्या माना था हमने x और B की घात क्या माना था हमने y। ठीक है, अब क्या करें हम, ये जो अभिकारक हैं, अभिकारकों की सांद्रता यदि हम एकांक कर दें, कितनी कर दें, एकांक, यदि A की सांद्रता बराबर B की सांद्रता बराबर क्या कर दें बच्चों, एक कर दें, एकांक कर दें। ठीक है ना, कोष्टक में लिख देंगे कितनी कर दें, एकांक, इकाई। ठीक है ना, तब कितना आ जाएगा बताओ, तब आ जाएगा R बराबर के। कितना आ जाएगा, R बराबर के। तो अब डेफिनेशन निकल के आ गई विशिष्ट वेग स्थिरांक की कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की
मोलर अपकारकों का मोलर सांद्रण एकांक हो तो ऐसी अपक्रिया का वेग ही उसका क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक। तो यहां पे लिख सकते हैं हम कि यदि किसी अपक्रिया में अभिकारकों का मोलर सांद्रण एकांक हो तो ऐसी अपक्रिया का वेग ही उसका वेग स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, उसका वेग स्थिरांक कहलाता है। अब बात करते हैं बच्चों कि जो वेग स्थिरांक है, हमें ये पता है कि अपक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमने आपको लिखा दिया है। ठीक है, बात करते हैं कि वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हैं। वेग स्थिरांक का मात्रक किस पर निर्भर करता है। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, क्योंकि जो आर होता है वेग वो यहाँ समानुपाती होता है, तो यदि वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है तो वेग का मान भी बढ़ेगा, और ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है, और वेग का मान भी बढ़ता है और वेग स्थिरांक का भी मान बढ़ता है, दोनों का मान बढ़ता है। तो हम इनमें अंतर भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, अंतर भी लिखेंगे इनमें। तो बात करेंगे के का मात्रक कैसे निकालेंगे, है ना। के का मात्रक, तो के का मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो सांद्रता की घात 1 - n और समय की घात -1। ठीक है ना, के का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सांद्रता की घात 1 - n और समय इनवर्स। अब सांद्रता किसमें मापते हैं बच्चों हम, मोल प्रति लीटर में। किसमें, मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर की घात 1 - n और समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में। तो सेकंड इनवर्स। तो के का मात्रक क्या निकल के आया हमारा, मोल प्रति लीटर की घात 1 - n और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं ये n कहां से निकालेंगे हम। तो n हम जो हमारा वेग समीकरण होगा, ये वेग समीकरण आपको दिया होगा एग्जाम में। ठीक है ना, अगर कोई भी रिएक्शन देगा तो उसका वेग समीकरण आपको देगा बच्चों। ठीक है, तो जहां हम लिख सकते हैं, जहां n बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब समझ गए, अवकारकों के सांद्रता पद की घात जितनी भी लग रही होगी उनको यदि हम जोड़ देंगे, दो अवकारक है तो दोनों की घात को जोड़ देंगे, एक अवकारक है तो एक की घात जोड़ देंगे, और यदि 3 अवकारक दिए हैं तो तीनों अवकारकों की घातों को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जो हमें मिलेगा वो n का मान होगा बच्चों। किसका मान होगा, n का मान होगा। ऐसे हम n का मान निकाल सकते हैं। और यदि हमें n का मान मालूम पड़ जाता है तो फिर हम k का मात्रक इस सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक है ना, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल कराते हैं, एक एग्जाम्पल करा रहे हैं हमको। ये एग्जाम्पल है N2 + 3 टाइम्स H2 एरो 2 टाइम्स NH3, है ना। इस अभिक्रिया का हमें वेग के का मात्रक निकालना है, वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है। ठीक है, तब देखो इसका जो वेग निकालेंगे बच्चों, ये N2 पहले तो k लिखेंगे और N2 की घात 1 और H2 की घात 3 आएगा। ठीक है ना, देखो मुझे तो ये पता है कि इसका वेग समीकरण यही आएगा, लेकिन आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसा वेग समीकरण दिया होगा आपको, तब आपसे कुछ ही पूछेगा, जो भी क्वेश्चन पुटअप करेगा, चाहे कोटी पूछे, कोटी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, और या फिर कुछ ही पूछेगा तो ऐसा वेग समीकरण आपको देगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कितने की घात यहाँ पर
आनी है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम n निकालेंगे बच्चों। तो मैंने बताया था घातों का योगफल कर लेते हैं, तो 3 और 1 ये है, यानी 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। अब हमें निकालना है k का मात्रक। k का मात्रक तो कितना हो जाएगा, बराबर मोल प्रति लीटर की घात 1 - n होता है बच्चों, 1 - n। तो n का मान कितना आ गया, 4। और सेकंड इनवर्स, अब कितना बचेगा यहाँ पे बताओ, मोल प्रति लीटर की घात 4 में से गया तो -3 सेकंड इनवर्स। ठीक है। अब इसको या करके हम इतना भी लिख सकते हैं बच्चों, जैसे मोल की घात कितना है, -3, तो मोल की घात -3 और लीटर की घात भी -3 है, लेकिन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, डॉट लीटर की घात 3 और सेकंड इनवर्स। आप इतना भी लिख सकते हैं, मोल की घात -3, लीटर की घात 3 और सेकंड इनवर्स, या फिर लीटर की घात 3, मोल की घात -3 और सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार से आप किसी भी अवक्रिया का बच्चों k का मात्रक निकाल सकते हैं, अर्थात वेग स्थिरांक का मात्रक आप निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। ठीक है ना। और ऐसा वेग समीकरण प्रत्येक क्वेश्चन में दिया होगा। जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, पुटअप होगा क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो ऐसा वेग समीकरण दे रखा होगा, उस पर घातें भी लगी हुई होंगी। आपको घात लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत है कि ऐसा समीकरण हम कहां से लाएंगे, कैसे हम घात लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये घातें लगी हुई मिलेंगी, एनसीईआरटी बुक में आप खोल के देखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में प्रत्येक क्वेश्चन में वेग समीकरण दिए हुए हैं। ऐसे ही एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उन सब क्वेश्चनों में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वेग समीकरण आपको मिलेगा और उस पर घातें भी मिलेंगी, आपको तो बस जोड़ के लिखना है, ठीक है ना। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद में हम वेग स्थिरांक के क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करेंगे बच्चों, वेग स्थिरांक के लक्षण क्या क्या होते हैं। वेग स्थिरांक के लक्षण, ठीक है। वेग स्थिरांक के लक्षण देखिए, हमने आपको क्या बताया कि यदि किसी अवक्रिया के वेग स्थिरांक का मान बढ़ रहा है तो उस अवक्रिया के वेग का मान भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। वेग स्थिरांक का मान बढ़ने पर वेग का मान भी बढ़ता है। अगर कोई एक निश्चित ताप है, ठीक है ना, कोई एक निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, स्थिर रहता है। और वेग स्थिरांक का मान अवकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। जो वेग स्थिरांक होता है इसका मान और मात्रक अपक्रिया की कोटि पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, अपक्रिया की कोटि पर, ठीक है ना। तो यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, है ना, लक्षण है। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 वेग स्थिरांक का मान बढ़ने पर वेग का मान भी बढ़ता है, वेग का मान भी बढ़ता है, ठीक है। और नंबर 2 पर कहेंगे निश्चित
ताप पर के का मान, के मतलब वेग स्थिरांक का मान स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है। और ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। के का मात्रक, के का मात्रक क्या होता है, यानी वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर की घात 1 - n और सेकंड इनवर्स। क्या होता है, मोल प्रति लीटर की घात 1 - n और सेकंड इनवर्स। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, के का मान व मात्रक, के का मान व मात्रक अवक्रिया, अवक्रिया की कोटि पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है। तो आप इसे नोट करें बच्चों। इसके बाद बात करते हैं कि वेग और वेग स्थिरांक इन दोनों में क्या अंतर होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप इसे नोट करें। अब बात करेंगे बच्चों वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर, वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर। ठीक है। तो अब कॉपी के दो भाग कर लेंगे बच्चों, और पहले वाले में लिखेंगे वेग और दूसरे वाले में वेग स्थिरांक। ठीक है। तो एक नंबर में तो बच्चों इन दोनों की डेफिनेशंस लिख देते हैं। एक नंबर में दोनों की क्या लिखेंगे, डेफिनेशंस। हमने आपको बताया था वेग क्या होता है, इकाई समयांतराल में अवकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, उसका वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग। और अभी वेग स्थिरांक की डेफिनेशन हमने निकाली थी कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवकारकों का मोलर सांद्रण एकांक हो तो ऐसी अभिक्रिया का वेग ही उसका क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर में दोनों की डेफिनेशन। नंबर एक, इकाई समयांतराल में, समयांतराल में अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, दर कहते हैं। दर यानी वेग। ठीक है ना।
और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, एक नंबर में, यदि किसी अवक्रिया में अभिकारकों का मोलर सांद्रण एकांक हो तो ऐसी अवक्रिया का वेग ही उसका वेग स्थिरांक कहलाता है। वेग स्थिरांक कहलाता है। वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरे नंबर में इनका मात्रक लिख देते हैं तो अंतर हमारा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर में देखो वेग, यानी वेग को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो आर का मात्रक क्या होता है भाई, हमने आपको बताया था, वेग कैसा भी हो, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, यही वेग का मात्रक होता है। मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड, या फिर मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें के का मात्रक, अभी लिखाया है हमने आपको। के का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर की घात 1 - n और सेकंड इनवर्स क्या होता है, मोल प्रति लीटर की घात 1 - n और सेकंड इनवर्स। अब बात करते हैं कि देखिए वेग का मान भी ताप पर निर्भर करता है और वेग स्थिरांक का मान भी ताप पर निर्भर करता है। अर्थात अगर हम ताप बढ़ाएं तो वेग का मान भी बढ़ता है और वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर नंबर 3, इसका मान ताप पर निर्भर करता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है ना, और यही पॉइंट इसमें भी लिख सकते हैं बच्चों, इसका मान भी ताप पर निर्भर करता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर इसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अब वेग जो होता है ना बच्चों, वो समय के साथ घटता है। भाई कोई वस्तु हमने किसी भी वेग से फेंकी तो वो धीरे धीरे करके उसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी वेग समय के साथ घटता जाता है। ठीक है ना, और के क्या होता है, वो स्थिर रहता है, वो कांस्टेंट रहता है बच्चों। तो ये वाला अंतर भी हम लिख सकते हैं कि वेग समय के साथ घटता है ना। जबकि यहां लिखेंगे नंबर 4, जबकि के क्या होता है, स्थिर रहता है, अर्थात वेग स्थिरांक क्या रहता है बच्चों, स्थिर रहता है।
तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमें बस इतना ही पढ़ाना था। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है ना। और इससे अगली क्लास में आपके जो अपक्रिया की आणविकता है, अपक्रिया की कोटि है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।